देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूं कि जो लोग आज भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं या जो लोग गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी कोई ताकत नहीं है। इसके पीछे जो बहुजन समाज के नालायक नेता हैं और जो बहुजन समाज की नालायकी है, ये सबसे बड़ा कारण ये है। अगर बहुजन समाज के नेता नालायकी छोड़ करके लायकी पर आ जाएं और वो कहीं ना कहीं जो लोग संविधान की बदौलत 131 सांसद 1044 विधायक चुन करके जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में पहुंचे और जो संवैधानिक पदों पर बैठे और जो लोग संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से IAS, PCS, IFS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, अगर वो लोग खामोश हैं तो उनकी नालायकी की वजह से आज संविधान को बदलने की बात की जा रही है। क्योंकि जिन लोगों ने संविधान की वजह से, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ आई, कोठियाँ बने, बंगले बने, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और अगर आज उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है और उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले हम उनसे बाद में लड़ लेंगे जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। पहले इनको पकड़ो, पहले इन्हें जुतियाओ ढंग से, पहले इनको छेद तो घेर के कि जिस संविधान की वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, आज उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है और तुम खामोश हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी ये जो लड़ाई है, इसको वो आदमी गाँव में हाशिए पर जो रह रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको संविधान की वजह से बेचारे को कुछ नहीं मिला, ना नौकरी मिली, ना अच्छा मकान बना पाया, आज भी गरीबी पे और हाशिए में जिंदगी जी रहा है, वो भी इस लड़ाई को लड़े, तो फिर तुम क्या करोगे? लेकिन अभी तक तो बाबा साहबा कोई नेता सांसद बोल देता था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने बोला इस बात। देखिए, विवेक देवराय की जो बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ, आज से पहले जो भी व्यक्ति संविधान को बदलने की बात करता था, मैं कभी उसको इसलिए ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये आदमी इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, उसका खुद कोई वजूद नहीं है। लेकिन विवेक देवराय जिन्होंने ये बात कही है कि संविधान को बदल देना चाहिए और हमें नए संविधान की ज़रूरत है, तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि विवेक देवराय है कौन? विवेक देवराय प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति का चेयरमैन है, चेयरमैन पर्सन। तो अब वो आदमी जो प्रधानमंत्री के साथ रोज बैठ करके चाय कॉफ़ी पीता है, वो आदमी संविधान को बदलने की बात कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ये बात कोई आम नहीं है। ये बात वही बात है जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके चाय कॉफ़ी पीते वक्त रोज़ की जाती है, और आज उस बात को सार्वजनिक तरीके से मतलब एक तरीके से कहा जा रहा है। और ये बीजेपी का चाल और चरित्र रहा है। क्या वो पहले हल्का सा पत्थर मार के देखते हैं कितनी हलचल होगी? विवेक देवराय ने बयान दिया तो रवीश कुमार का भी पौना घंटे का उस पर क्या नाम है विश्लेषण आया, हम लोगों ने बोलना शुरू किया, हमने वीडियो बनाने शुरू किए, रतन लाल, तमाम वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने बोलना शुरू किया, तो बीजेपी को लगा नहीं मत छेड़ो मत। फिर बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, विवेक देवराय का पर्सनल बयान है। अरे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जो तुम्हारी वित्त सलाहकार समिति का चेयरमैन पर्सन है, और वो उसका व्यक्तिगत जब जिसने वो प्रिंट में छापा है अखबार में, उसमें उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखी है कि किस पद पर है। अगर व्यक्तिगत उसका विचार है तो फिर उसकी जो डेजिग्नेशन वो क्यों लिखी गई है उसमें? तो ये क्या, ये बीजेपी तो बाद में किनारा किया ना जब विरोध हुआ। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी, बीजेपी का शुरू से ये चाल चरित्र रहा है। बीजेपी जो काम वो करना चाहती है 2 साल के बाद में, वो आज किसी से कहवाएगी, खुद नहीं कहेगी, फिर देखेगी इसके बात का कितने मायने हैं। मतलब पहले साधु संतों से कहवाना शुरू करा, भाई संविधान बदल दो, फिर और लोगों ने, एक आध प्रोफेसर, एक आध आनंद उसने बोल दिया, हेगड़े ने बोल दिया कि अभी संविधान बदल दो, मिनिस्टर ने बोल दिया, सांसद ने बोल दिया, अब प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार ने बोल दिया, कल को प्रधानमंत्री बोल देगा संविधान को बदल देना। ये क्या, ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, चेक करते हैं कितनी हलचल है। जब ज़्यादा हलचल होने की शुरू होती है तो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। ये तमाम देखिए 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे 2 अप्रैल भारत बंद का मामला रहा हो, सरकार की जब तक ईंट से ईंट नहीं बजाई जाती है तब तक सरकार सुनने के और कुछ पीछे हटने के मूड में नहीं होती है। सरकार हमेशा जब खास तौर से बहुजन समाज के लोगों से टकराई है तब तक उसको मुँह की खानी पड़ी है। लेकिन ये बड़ा मामला है संविधान को बदल देने वाला, तो इस पर तमाम उन लोगों को, जिन लोगों को संविधान को अधिकार बहुजनों को मिल रहे हैं, सबको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो हमें मिले ना। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज का वो समाज जो हाशिए पर था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का कुएं से खींच कर पीने अधिकार नहीं था, जिसके पास में कोई अधिकार थे ही नहीं, और मनुस्मृति के आधार पर वो गुलाम और शूद्र, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू तक लटका दी गई, उस आदमी को बराबर और समता में ला करके संविधान ने खड़ा कर दिया। तो जो आदमी अपने आज देखिए ना, संविधान खटक क्यों रहा है? आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले शेड्यूल कास्ट का आदमी, OBC का आदमी, मरा सा, गिरा सा, काला सा, कपड़े फटे हुए उसके बदन पे, और उसके मोहल्ले में से बदबू आती थी, और देख करके पंडित जी जब उसके मोहल्ले में जाते थे तो जनेऊ यहाँ चढ़ा लेते थे और धोती हाथ में ले लेते ताकि सन ना जाए। तब उसके मोहल्ले से निकलते और तब कहते रहे खचेड़ा कहाँ है,
या घसीटा कहाँ है, या छिद्दा कहाँ है? आज क्या हो रहा है कि आज नीचे पीछे के रास्ते पर देखिए पंडित जी फटे से स्कूटर पे जा रहे हैं, आगे 50 लाख की फॉर्च्यूनर जा रही है काले कलर की, उस पर लिखा है गर्व से कहो जय भीम। तो जो पीछे वो 2000 के फटे से स्कूटर पे जा रहा है और उसके आगे जो 50 लाख की फॉर्च्यूनर चल रही है, वो 50 लाख की जो फॉर्च्यूनर है और वो जो 1500, 3000, 4000 का स्कूटर है, उसके बीच में जो 70 साल में डिफरेंस आया है, वो जो वहाँ से वहाँ गया है और वो आज जो मूंछों पर ताप देता, तो वो कहता है कि ये संविधान की वजह से वो 200 गाली फॉर्च्यूनर वाले को देता है और 400 गाली संविधान को देता है और 1000 गाली डॉक्टर अम्बेडकर को देता है। क्यों देता है? क्योंकि आज उसने बोलना सीख लिया है, आज वो बोल रहा है, आज वो लड़ रहा है और वो पता है कि अगर ये संविधान बदल गया और इन लोगों ने फिर मनुस्मृति को यहाँ लागू कर दिया तो तू वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से उठ करके कभी आया था। तो ये क्या है कि जो एक मध्यम वर्ग शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी में तैयार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, राहुल नागपाल की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं बोलता हूँ मुखर होकर के, तमाम लोग तो कह रहे हैं संविधान को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, धीरे धीरे बदला जा रहा है। जैसे आप सेशन बुला ले लेकिन किसी को बताया नहीं किस मुद्दे पे चर्चा होनी है, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार जो कर सकती है वो कर रही है और उसमें आप सोचो कि भाई कसाई के हाथ में जो है वो कटार है, गंडासा है, तो वो रियायत कर देगा। भाई कोई हो सकता है कि आराम आराम से काटे, कोई झटके से काट दे, तो वो अपने करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो कह रहे हो ना कि आप संविधान तो धीरे धीरे बदला जा रहा है, अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग नए संविधान की बात कर रहे हैं, भाई नए संविधान में क्या लाओगे आप? बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, जो भारतीय संविधान के कई आर्टिकल ये कहते हैं कि आप भारतीय संविधान के प्रियम्बल में मेन ढांचे में कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। अगर आप करोगे नहीं पूरा का पूरा संविधान बदल दो तो मुझे बताओ तो फिर स्वतंत्रता की जगह पे क्या लाओगे, बंधुता की जगह पे क्या लाओगे, मानवता और भाईचारे की जगह पर, पंथ निरपेक्ष की जगह पर क्या लाओगे, इसके जगह पर क्या लाओगे, समानता की जगह पर असमानता लाओगे, धर्मनिरपेक्षता की जगह पर हिंदू राष्ट्र लाओगे? क्या लाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? तो ये विवेक देवराज जैसे जो लोग हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, खासतौर से उन तमाम लोगों को जो लोग संवैधानिक पदों पर संविधान की वजह से यहाँ तक पहुँचे, जिनके पास में संसाधन हैं, उनको मुखर होकर के बोलना चाहिए। और अगर नहीं बोलोगे और इसी प्रकार से लोग बोलते रहो और संविधान एक दिन बदल दिया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो लंबी लंबी गाड़ियाँ और कोठी और बंगले बना लिए, ये बिकेंगे, तुमसे छीन लिए जाएंगे। क्योंकि मनुस्मृति में शूद्रों को क्या नाम है, दौलत रखने का, पैसा रखने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। आपके तमाम संसाधन छिनेंगे और आप फिर गांव की तरफ जाओगे महानगरों से, और गांव वाले आपको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि फिर आपको बसाया जाएगा जंगल में। छीनेगा कौन? अरे जब नया कानून आएगा, नया संविधान आएगा, तो संविधान का अकॉर्डिंग चलेगा ना। अभी आपके हक हकूक जो बज रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ और तुम जो सुन रहे हो, वो संविधान की वजह से मेरा फंडामेंटल राइट से बोल रहा हूँ। कल को जब संविधान में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ से बोलूँगा? जब मुझे बोलने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को इस देश के अंदर धन रखने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? पर आप तो हिंदू हैं ना, आप सब हिंदू कैटेगरी में जाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। हाँ, तो हिंदू में हमारा जगह स्थान कौन सा होगा? मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो राहुल नागपाल जो है, राहुल नागपाल को कहाँ रखोगे, गजेंद्र को कहाँ रखोगे, प्रोफेसर रतनलाल को कहाँ रखोगे, लक्ष्मण यादव को कहाँ रखोगे, प्रोफेसर रितु को कहाँ रखोगे, इंदु चौधरी को कहाँ रखोगे, जयप्रकाश को कहाँ? बता तो दो एक बार, बैठ कर टेबल पर एक बार चर्चा कर लो बैठ करके कि आपके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, फूले कहाँ हैं, साहूजी महाराज कहाँ हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ हैं, काशीराम कहाँ हैं? जब आपके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। इस देश का SC ST OBC है ही नहीं उसमें। नहीं तो बताओ आप मुझे, आप जो हिंदू राष्ट्र बनाओगे उसमें बुद्ध कहाँ रहेंगे, कबीर कहाँ रहेंगे? कई लोग जो जानकार हैं वो कह रहे हैं इसकी तो शुरुआत हो गई जिस दिन सेंगोल स्थापित कर दिया गया संसद में, उसी दिन शुरुआत हो गई है। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे टेस्टिंग करते हैं वो लोग। अब जैसे आपने सेंगोल का उदाहरण दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रधानमंत्री का राम मंदिर के उद्घाटन में जाकर के भगवा पहन करके पूरा लेट जाना। संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति किसी भी एक धर्म का नहीं होता, वो तमाम देश का होता है। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि क्या मस्जिद के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, क्या योगी जी जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको उस धर्म को बढ़ावा देना है। और अभी भी देखो G20 चल रहा है भारत में, और G20 में जो फुहारे लगाए गए वो किस प्रकार के लगाए गए, आप तमाम लोगों ने देखे होंगे, शिवलिंग के आकार के फुहारे लगा दिए गए, क्योंकि वो उस अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, जिस संस्कृति को वो मानते हैं, जो संस्कृति गैर बराबरी पर, गैर भाईचारे पर और गैर मानवता पर टिकी है, वो संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और वो वही उनका हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही वो है। उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बीच में अगर कोई बाधा आ रहा है तो वो संविधान और संविधान से पैदा हुए मेरे जैसे लोग, और वो तमाम अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट, मुसलमान, तमाम वो लोग। और मैं तो एक बात और यहाँ से आगे कहता हूँ, ये लोग कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, तो बनाओ ना, फिर बताओ, पाकिस्तान भी मिला लोगे आप, जो है वो श्रीलंका भी मिला लोगे आप, अफगानिस्तान भी मिला लोगे, बांग्लादेश भी मिला लोगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलने के बाद में लगभग 50 लाख मुसलमान, 50 करोड़ मुसलमान और प्लस हो जाएगा यहाँ। अफगानिस्तान मिला लोगे तो 60 करोड़ हो जाएगा, तो 60-70 करोड़ मुसलमान यहाँ प्लस हो जाएगा।
फिर लगभग 30-40 करोड़ म्यांमार वगैरह और ये श्रीलंका लगा करके 15-20 करोड़ बुद्धिस्ट यहाँ प्लस हो जाएगा। अभी तो तुम पर 30 करोड़ मुसलमान नहीं झेल रहे इस देश के अंदर, जब 60 करोड़ मुसलमान और तुम यहाँ अखंड भारत बना करके कर लोगे तो फिर क्या होगा। और चलो मैंने मान भी लिया, तुमने सबको मार काटने के बाद में, सबको काटने के बाद में सबको हिंदू बना दिया, तो इस बात की क्या गारंटी कल को फिर बुद्ध पैदा नहीं होगा, फिर ईसा मसीह पैदा नहीं होगा, फिर कबीर पैदा नहीं होगा, फिर लोग मानवता और भाईचारे की बात नहीं करेंगे। तो ये कोरी कल्पनाएं हैं, ये लोग अपना रात को सपना देखते हैं। आप लोग भी तो जीने नहीं देते ना, कभी उनके सनातन धर्म पे, कभी मंदिरों पे, कभी उनकी पद्धति पे सवाल खड़े करते रहते हो ना। जो धर्म इंसान से इंसान को दूर करता हो, जो धर्म इंसान के साथ भेद करता हो, जो धर्म गैर बराबरी पर खड़ा हो, जो धर्म आधी आबादी महिलाओं के साथ भेदभाव करता हो, जो इंसान में भेद कर धर्म इंसान में भेद करता हो, ऐसे धर्म को, ऐसे धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। बराबर अभी तो उसने कहा ना, स्टालिन ने और ए राजा ने, क्या ख़त्म कर देना चाहिए, बराबर बम से उड़ा देना चाहिए। और ये भाषा स्टालिन की नहीं है, ये भाषा ए राजा की नहीं है, ये भाषा राहुल नागपाल की नहीं है, ये भाषा पेरियार की है, ये भाषा डॉक्टर अम्बेडकर की है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने मनुस्मृति जला दी, तो उस वक्त उस समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उन तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा दूंगा जो गैर बराबरी सिखाते हों। तो ये भाषा हमारी थोड़ी है यार, ये हमारे पुरखे की भाषा। लोग कहते मुकदमा करो ना, मुकदमा हम पे थोड़ी करो, अम्बेडकर पे करो, तुम में हिम्मत है तो 22 प्रतिज्ञाओं पर राजेंद्र पाल में मुकदमा हो रहा था, हुआ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ये क्या ना, ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग किसी से पंगा नहीं ले रहे हैं। इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज है जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही है, जो ए राजा ने कही है, जो राहुल नागपाल बता रहे हैं, मलेरिया बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक है भाई, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, डेंगू और मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ। और पूरे होशोबास में कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो के स्टालिन, क्या नाम है, उदयनिधि स्टालिन की बात को पानी दे रहा हूँ या ए राजा की बात को पानी दे रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि पेरियार के 15 सवाल क्या आज भी इस देश के अंदर खड़े नहीं हैं? पेरियार के वो 15 सवाल क्या उनका कोई जवाब है? डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा क्या उनका कोई जवाब है? और अगर आपको लगता है कि पेरियार के 15 सवालों का जवाब आपके पास है तो बताइए क्या जवाब है आपके पास में, क्यों? लेकिन एक बात इसमें सोचने वाली है, आवाज दक्षिण से उठी लेकिन उत्तर तक के लोग शामिल होकर, खासकर पिछड़े नेता इसमें। देखिए मैं क्या, जो इस धर्म से, जो इन धर्म शास्त्रों से पीड़ित है, जिसको हजारों साल तक इंसान समझा ही नहीं गया यार, अब तुम उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करने की बात कर रहे हो, तो वो तो बोलेगा, उसे पता है कि अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो मैं तो वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ से उठ करके आया था, मेरी पीढ़ियाँ तो वहाँ पहुँच जाएंगी। तो ये जो लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये जो उछलकूद मेंढक की तरह कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इन संविधान से अगर नफरत है तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो गैर बराबरी की जो उनकी व्यवस्था है उसको दोबारा थोपना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस गांव में, देहात में गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, चमार का, कुम्हार का, महार का जो बेटा है, जो बेटी है, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और उसका क्या नाम है, वो आगे बढ़ करके इस देश के भविष्य में, इस देश के क्या नाम है, निर्माण में उसकी योगदान हो।